गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रीवियस क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 38 तक सॉल्व किए थे। उसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 39, इलस्ट्रेशन नंबर 40 लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। हम लोग इलस्ट्रेशन 40 को दोबारा से कर रहे हैं, 40 से कर रहे हैं। देखिए बेटा इलस्ट्रेशन 40 को एक बार रीड कीजिए। क्या कह रहा है कि फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सूर्य रोशनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 17। उसके बाद एक बैलेंस शीट आपको दी गई है, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और आपसे कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपने। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना है। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। फॉर्मेट हमने बना लिया। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहला आइटम चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो बेटा आप लोग जैसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन कहां से निकल के आती है, रिजर्व एंड सरप्लस। आप लोग देखोगे कि बैलेंस शीट में आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन किया गया है कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस में दो आइटम है। एक तो है सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रीवियस ईयर बैलेंस नील था, करंट ईयर बैलेंस उसका 60,000 है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 60,000 रुपीस के प्रीमियम को रिसीव किया। एक्चुअल में प्रीमियम किसके साथ मिलता है, किसी भी सिक्योरिटी को अगर हम इशू करते हैं, लाइक शेयर इशू किए या डिबेंचर इशू किए, उसके साथ हमें प्रीमियम मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम मिलता है ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग में। इसको ये नहीं कह सकते कि इस साल अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर किए, ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आपको शेयर या डिबेंचर के साथ मिलता है, इसलिए इसको काले जाएंगे फाइनेंसिंग। फिर दूसरा आइटम आपके पास दिया हुआ है P&L का बैलेंस। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में आप देखेंगे कि लास्ट ईयर P&L का बैलेंस कितना था 30,000, करंट ईयर में P&L का बैलेंस है 56। तो इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ, पिछले साल के 30,000 भी कवर हो गए प्लस इस साल 56 बच भी गया। 56 माइनस में माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक तरीके से 56 प्लस 30 टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 86,000 रुपीस का है। लेकिन हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर इस प्रॉफिट में 3-4 आइटम को रीएडजस्ट करना होता है, कौन कौन सा, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स। चेक करो कि क्या इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो इस क्वेश्चन में टैक्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं कह रखा, कुछ नहीं कह रखा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर उसके बाद दूसरा आइटम आपको चाहिए होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। इस साल आपने अपने प्रॉफिट में से कोई भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर रखा। अगर कोई बच्चा कहे कि जी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस बढ़ रहा है, तो मैं फिर बता रहा हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कोई भी पैसा प्रॉफिट में से ट्रांसफर नहीं किया जाता। एक्चुअल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो पैसा होता है, वो अमाउंट होता है जो आपने सिक्योरिटी को एडिशनल प्राइस पर इश्यू करने की वजह से रिसीव किया है, ठीक है। तो इसमें कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं है। इसके अलावा डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड हो, लाइक प्रपोज डिविडेंड, लाइक इंटरिम डिविडेंड, लाइक डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कोई भी डिविडेंड है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में ऐड होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक डिविडेंड कहा गया था इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 36,000, और कोई डिविडेंड चेक करो एडिशनल इंफॉर्मेशन में और कोई डिविडेंड नहीं है। शेयर कैपिटल को चेक कर लो, शेयर कैपिटल में कहीं प्रेफरेंस शेयर्स के साथ कोई डिविडेंड की रेट लिखी गई हो तो शेयर कैपिटल में भी प्रेफरेंस शेयर्स की कोई रेट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर इवन है ही, ठीक है। तो इसका मतलब वर्किंग नोट में जैसे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, वर्किंग नोट नंबर 1 सीधा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर
टैक्स। इसमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। भाई सबसे पहले प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का प्रॉफिट कितने का है आपके पास, ये दिखा देना 56 प्लस 30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 86,000 रुपीज का। इसी के साथ आपको ऐड करना है, टैक्स प्रोविजन वगैरह तो है नहीं, केवल एक क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड दिया गया था, उसको ऐड करो, इंटरिम डिविडेंड। इस साल इंटरिम डिविडेंड कितने का था, 36,000 का, ऐड कर दिया, कितना आ गया 1,22,000। कितना आ गया 1,22,000। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे लिख लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,22,000। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर, किसकी एडजस्टमेंट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उन आइटम्स की एडजस्टमेंट जो कि या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग। चेक करो कौन कौन से आइटम है। देखो अब इसके बाद इतना काम करने के बाद आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ के ये पता कर लो कौन कौन से अकाउंट बनाने, जो अकाउंट बनाने वो अकाउंट बना लो, क्योंकि उनसे जो इंफॉर्मेशन निकलेगी वो एडजस्टमेंट फॉर वाले आइटम में ट्रांसफर होगी। तो देखो इसने एक तो इंफॉर्मेशन कही थी, जैसे पहला पॉइंट था इंटरिम डिविडेंड पे। इंटरिम डिविडेंड को एक बार तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दिया, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करो। सेकंड, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। भाई इस साल हमने 10,000 रुपए के नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट थे जिनको 40% प्रॉफिट पे बेचा, तो एक तो आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 वर सोल्ड फॉर ₹17,000। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स थी जिस 20,000 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, इसको 7 में बेचा गया। तो इसमें हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दो अकाउंट ये बनाने पड़ेंगे। और तीसरा कह रहा है एडिशनल डिबेंचर अमाउंटेड टू 50,000 वर इशूड एट पार ऑन 1 अगस्त 2017। भाई जो डिबेंचर इशू किए गए ना वो हमने 1 अगस्त को इशू किए, और उन आगे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड रेगुलरली। डिबेंचर पे हम रेगुलरली इंटरेस्ट की पेमेंट करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कोई अकाउंट नहीं बनाना, ये केवल और केवल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से रिलेटेड पॉइंट। तो अकाउंट आपको 3 बनाने, नॉन करंट एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीनों अकाउंट ओपन कर लो। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, एक आपको बनाना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नॉन करंट दूसरा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और तीसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सारे अकाउंट ओपन करो। सबसे पहले इनमें बैलेंसेस को ट्रांसफर कर लो। जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अगर आप बैलेंस देखोगे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का, डेबिट बैलेंस मिलेगा
लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, क्लोजिंग बैलेंस उसका दिया हुआ है 45,000 का, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। इसी प्रकार नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद दिया हुआ है टेंजिबल फिक्स एसेट्स अकाउंट। अब फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है, फिक्स एसेट्स का दिया हुआ है 2 लाख का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस हो गया 2 लाख रुपीस का, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कितने का हो गया 5 लाख, ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 5 लाख। इसी प्रकार से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होती है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, क्लोजिंग बैलेंस इधर, टू बैलेंस कैरी डाउन 48,000। ठीक है, सारे बैलेंसेस आपने नोट डाउन कर लिए। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनकी पोस्टिंग कर दो। ये सॉरी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 45 कहते हैं। आप देखो पोस्टिंग करो, जैसे सेकंड इंफॉर्मेशन दी गई थी कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, उनको 40%, 10,000 का 40% कितना होता है 4,000 प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि एक तरीके से टोटल कितने में सेल आउट किया गया 14,000। 14 में बेचोगे क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में यहां पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 14,000 में जो सेल आउट किया गया एक बार यहां पे और एक बार इन्वेस्टिंग में 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रॉफिट के केस में स्टेटमेंट ऑफ P&L क्रेडिट होता है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो यहां पे लिखोगे डेबिट साइड में टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा 4,000। ये जो 4,000 रुपए का प्रॉफिट है हाथों हाथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का प्रॉफिट था 4,000। ये प्रॉफिट में ऐड हो रखा होगा तो इसको क्या करोगे लेस। ठीक, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इस अकाउंट को क्लोज करो 59 इधर 44, 15,000 रुपीज से डेबिट साइड शॉर्ट है तो उसे क्या माना जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज। कितने की परचेज की गई है 15,000, टोटल कर दो 59,000, इधर का टोटल भी 59,000। ये तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, जिससे एक तो प्रॉफिट निकला था दिखा दिया, परचेज और सेल निकली है वो इन्वेस्टिंग में जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। फिर एसेट्स के रिगार्डिंग थर्ड एंट्री देखो थर्ड एडजस्टमेंट में ये कह रहा है कि भाई टेंजिबल फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 वर सोल्ड फॉर ₹17,000। हमारे पास कोई टेंजिबल फिक्स एसेट्स थी जिसकी वैल्यू 20,000 थी, कॉस्ट 20 थी और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 है। तो देखो जो एसेट्स आप बेचने जा रहे हो उसका 8,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से उठा के फिक्स एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। सबसे पहले तो एंट्री क्या बनेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तो डेबिट साइड में लिखोगे टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, कितना अमाउंट 8,000, यहां पे लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 8,000। इस 8,000 की डबल पोस्टिंग हो गई,
इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कहीं नहीं जाएगा। उसी फिक्स एसेट्स को बेचा कितने में, 17 में। बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, यहां पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल आउट किया जा रहा है, 17,000। कितने में सेल कर रहे हो, 17 में, ठीक है। 17,000 पे आपने उस फिक्स एसेट्स को बेच दिया। बेचने की एंट्री एक बार यहाँ पे, एक बार इन्वेस्टिंग में। अब चेक करो उसमें प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था। भाई 20 की एसेट्स थी, 8,000 डेप्रिसिएशन के कम कर दो, कितना बचा, 12। बिकी कितने में, 17 में, तो 5,000 रुपीस का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कहां पे दिखाओगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। एंट्री फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फिक्स एसेट्स के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितने का प्रॉफिट है, 5,000। ये जो 5,000 का प्रॉफिट है आपके पास इधर लिखाओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना था, 5,000। ठीक है बेटा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि फिक्स एसेट से रिलेटेड। दोनों अकाउंट को क्लोज करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। इस साइड का टोटल 525, इधर का टोटल 2,05,000। डेबिट साइड में 320 कम पड़ रहे हैं, तो 320 को क्या माना जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। परचेज की एंट्री क्या होती है, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे लिखोगे टू बैंक 320, ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज, टोटल कर दो इस अकाउंट का। ठीक है, ये जो 320 की परचेज की गई है, एक बार यहां एक बार इन्वेस्टिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल करो 56, उधर का टोटल 30, डिफरेंस कितना बच गया, 26। 56 में से 30 चले गए, 26,000 बच गए, तो वो बचा हुआ 26,000 क्या माना जाएगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। उसके लिए यहां पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, टोटल कर लेना 56। जो 26,000 का डेप्रिसिएशन निकला है उसे यहां पे ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 26। ठीक है बेटा, तो इन तीनों अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस निकला या जो डेप्रिसिएशन है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया। परचेज या सेल है वो कौन सी एक्टिविटी में चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट। ठीक, और कोई अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहली इंफॉर्मेशन इंटरिम डिविडेंड की थी, कर दी, प्रॉफिट में ऐड, फाइनेंसिंग में लेस। सेकंड इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के इंफॉर्मेशन निकाली ली। तीसरी इंफॉर्मेशन टेंजिबल फिक्स एसेट से रिलेटेड थी, दोनों अकाउंट आपने बना लिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इंफॉर्मेशन इसने कही थी कि भाई डिबेंचर वर इशूड एट पार ऑन 1 अगस्त 2017 और इंटरेस्ट इज पेड रेगुलरली। तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी जब हम डिबेंचर के पॉइंट पे आएंगे तो उसी से कैलकुलेट कर लेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन से जो अकाउंट बना सकते थे वो अकाउंट आपने बना लिया। अब बैलेंस शीट के एक आइटम पे जाओ, शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर 4 लाख, करंट ईयर में 475, यानी कि आपने शेयर क्या किया है, इशू, फाइनेंसिंग में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में दो आइटम थे, एक तो क्या था, पी&एल का बैलेंस, वो निकाला था। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम था। अब वो जो प्रीमियम है वो किसी न किसी शेयर या डिबेंचर को इशू करने के साथ आपको मिला होगा। आपने शेयर भी मार्केट में इशू किए, आपने डिबेंचर भी मार्केट में इशू किए, प्रीमियम दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता था। लेकिन खैर इस क्वेश्चन में तो आपको क्लियर कर दिया कि भाई डिबेंचर वर इशूड एट पार। फोर्थ इंफॉर्मेशन में यही तो कहा गया था कि भाई एडिशनल जो 50,000 के डिबेंचर है वो एट पार इशू किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रीमियम किसके साथ माना जाएगा, शेयर। अगर वहां पे नहीं भी कहता, अगर ये बात नहीं कहता, तो उस केस में आप शेयर या डिबेंचर के साथ किसी के साथ प्रीमियम नहीं दिखा सकते थे। लेकिन फाइनेंसिंग में आता, उस फाइनेंसिंग में आप लिख देते, उसको सेपरेटली लिख देते, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है। खैर फाइनेंसिंग में जाना, वहां पे चेक करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, जिसको एक्सप्लेन किया गया कि उसमें डिबेंचर
पिछले साल डिबेंचर 2 लाख के थे, करंट ईयर में हो गया 250। ये तो है इश्यू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग में जाएगा। लेकिन इसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%। तो अब 15% के हिसाब से आपने उन डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया होगा, कितने पे? देखो डिबेंचर का 2 लाख से बैलेंस 250 हुआ था, यानी कि 2 लाख के तो थ्रू आउट द ईयर रहे, 2 लाख का तो 15% 30,000 बनता है। अब अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता डिबेंचर के रिगार्डिंग, तो आप ये मानते कि ये जो 50,000 के एडिशनल डिबेंचर है, ये हमने एट द एंड ऑफ ईयर इशू किए और उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एडिशनल डिबेंचर हमने 1 अगस्त को इशू किए गए थे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 50,000 रुपए के डिबेंचर पे 15% और कितने मंथ का? 8 मंथ का। 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, रफली कैलकुलेट करना, 50,000 इंटू में 15% और इंटू में 8/12 निकाल लेना, 5,000 आएगा। 2 लाख रुपए के डिबेंचर थ्रू आउट द ईयर रहे, जिसपे 15% यानी कि 30,000 का इंटरेस्ट और 50,000 रुपए के एडिशनल डिबेंचर पे 5,000 का इंटरेस्ट, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना बना है? 35। उसको दो जगह दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को एक बार तो यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 35,000, एक बार यहाँ पे ऐड, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस। ठीक, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। फिर आ जाओ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में एक तो आपको दिया हुआ था ट्रेड पेबल्स, बाद में देखेंगे। दूसरा आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है। जब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दो प्रकार के प्रोविजन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एक दे रखा है प्रोविजन फॉर रीपेड। आपको पता है कि फ्यूचर की किसी भी लायबिलिटी को फेस करने के लिए आप लोग प्रोविजन बनाते हो, लेकिन प्रोविजन एक नॉन कैश आइटम होता है। कैसा आइटम होता है? नॉन कैश। पिछले साल जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 का था, इस साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिखा रखा है 14,000। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल आपने 4,000 रुपए का प्रोविजन और बनाया, तो ये 4,000 रुपए आपने अपने प्रॉफिट में से लेस कर रखे होंगे, जबकि ये नॉन कैश आइटम होते हैं, तो इनको प्रॉफिट में वापस ऐड करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000 करंट लायबिलिटी में नहीं लेके चलना, इनको नॉन कैश आइटम मानते हुए यहां पे एडजस्ट करोगे। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर रिपेयर, इस साल आपने 2,000 रुपए का प्रोविजन फॉर रिपेयर भी बनाया था, उसे भी वापस ऐड करो। प्रोविजन फॉर रिपेयर 2,000। अगर ये प्रोविजन कम होते तो इसका मतलब पिछले साल प्रोविजन ज्यादा बना हुआ था, इस साल कम करना है, तो इसका उसको कहते हैं एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, और उसको प्रॉफिट में से क्या करते थे? लेस करते। यहां पे ऐड किया, उनको क्या करते हैं? लेस। ठीक, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स अकाउंट दे रखा था, जिसके दोनों अकाउंट हमने बना लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो निकल सकती थी वो एडजस्ट कर दी। दूसरी फिक्स एसेट दे रखी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसका भी अकाउंट हमने बना लिया। फिर आओ करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश इक्विवेलेंट माना जाता है सबसे लास्ट में। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल इसके बाद चेक करेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस को कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा सबसे लास्ट में। बैलेंस शीट में और कोई आइटम नहीं है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट के सारे आइटम चेक कर लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने चेक कर ली। तो अब इन सभी आइटम को एडजस्ट करो, कितना अमाउंट आएगा? 61, 67 में से 98, 58 और 122 कितना हो गया? 180। इसको बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद दो कॉलम बनाइए, एक कॉलम ऐड के लिए, दूसरा कॉलम लेस, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग।
तो देखो करंट एसेट्स में पहले करंट लायबिलिटी की बात करो। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, लास्ट ईयर 50, करंट ईयर में 110, इंक्रीज हो रहे, क्या करोगे ऐड, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। कितने का ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है? 60,000 का। ट्रेड पेबल्स कितने इंक्रीज हो रहा है? 60। ठीक है, इंक्रीज होता है तो क्या करोगे ऐड। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दो प्रकार के प्रोविजन थे, दोनों को आपने एडजस्ट कर लिया। अब आ जाओ करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो क्योंकि कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। इन्वेंट्री 150 से 2 लाख इंक्रीज हो रहे, क्या करोगे लेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। बेटा इनर कॉलम में लिख के एक साथ दिखा दो या सीधा बाहर वाले कॉलम में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड रिसीवेबल 176 से 56, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, ऐड करोगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना डिक्रीज हो रहा है? 120। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस को लेना है और कोई करंट एसेट्स नहीं बचे, तो यहां से 360, उसमें से 50,000 रुपीज लेस कर दो, कितना बच गया? 3,10,000। 3,10,000 जो बचता है उसको कहते हैं, वैसे तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, जिसमें से टैक्स पेड को माइनस और करना होता है। लेकिन क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं, इस क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है, तो यहां पे जो 3,10,000 रुपीज का बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आपके लिए क्या कहलाएगा? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स पेड नहीं है क्वेश्चन में, तो इसी को क्या कह देंगे? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला नेट कैश इनफ्लो है। ठीक है बेटा, क्लियर? उसके बाद अगले पोर्शन पे आओ, बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने बताया था रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो सीधा नॉन करंट एसेट्स वाले पोर्शन पे पहुंच जाओ। नॉन करंट एसेट्स में एक तो दी गई थी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास एक ये फिक्स्ड एसेट, जिससे हमने एक तो निकाला था कि 17,000 की फिक्स्ड एसेट्स हमने सेल की थी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने की फिक्स्ड एसेट सेल की गई थी? 17,000। ठीक है, अच्छा इसी में हमने निकाला था परचेज कितने की थी? सॉरी 320। फिक्स्ड एसेट्स कितने की परचेज थी? 320। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज कितने की थी बेटा? 3,20,000, उसमें पैसा जाएगा आउटफ्लो। ठीक है, फिक्स एसेट्स के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था, जिसमें सेल कितने का था? 14, परचेज कितने का है? 15। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज कितने की किए थे? 15,000। ठीक है, और कोई नॉन करंट एसेट्स नहीं, ये दो ही थी।
इसके अलावा चेक करो कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, डिविडेंड रिसीव नहीं है, रेंट रिसीव नहीं, तीनों ही नहीं। तो इस एक्टिविटी का नेट रिजल्ट कितने का है? 3,04,000। 3,04,000 का नेगेटिव बैलेंस है, इसको बोलेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश आउटफ्लो है। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर आ जाए तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिगार्डिंग एक्टिविटीज होती है, मतलब कि ये लायबिलिटी साइड से मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से? सबसे पहले शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर था 4 लाख, करंट ईयर में हो गया 475, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने शेयर इशू किए 75। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रीमियम दे रखा है वो शेयर के साथ दिखाओ, क्योंकि इशू होने को तो डिबेंचर भी इशू है, लेकिन उसमें कह रखा था कि डिबेंचर पर इशूड एट पार, क्लियर कह रखा है। तो इसका मतलब प्रीमियम किसके साथ हो सकता है? शेयर। अगर वहां क्लियर नहीं करता तो फिर बता रहा हूं उस केस में इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, मतलब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको सेपरेटली दिखा देते कि प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी। फिलहाल क्लियर हो रहा है कि प्रीमियम किसके साथ है? शेयर के साथ, तो शेयर कैपिटल के साथ ऐड कर लो। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यहां ब्रैकेट में दिखा दो 75,000 प्लस 60,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 135। कितना हो गया? 135। ठीक, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम था वो ऐड कर दिया। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर थे, लास्ट ईयर 2 लाख, करंट ईयर में 250। इट मींस इस साल आपने डिबेंचर इशू किए, इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर इशू किए? 50,000। इशू करोगे पैसा आएगा, हाथों हाथ इसका इंटरेस्ट पेड और लिख दो, क्योंकि बताया था इंटरेस्ट पेड को एक बार तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हो और एक बार फाइनेंसिंग में लेस। यहां पे आप तो लिख दो, नहीं तो बाद में लिख देना इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। भाई जो डिबेंचर्स इशू किए गए थे उन पे हमने 35,000 रुपीस का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। और चेक करो, नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर था, वो भी कुछ नहीं। एसेट साइड से कोई आइटम आना नहीं, ठीक है। इसके अलावा चेक कर लो, इंटरेस्ट पेड दिखा दिया, डिविडेंड पेड बिल्कुल। इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड दिखा रखा था 36,000 का। इंटरिम डिविडेंड को एक बार तो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में ऐड किया, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करोगे। इंटरिम डिविडेंड कितने का था? 36,000, ठीक है। और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं। तो बेटा यहां से टोटल कितना हो गया? 1,14,000। इस एक्टिविटी से कैश फ्लो कितने का हो रहा है? 1,14,000। यहां पे लिख देंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो कितने का हो रहा है? 1,14,000, ठीक है। अब तीनों एक्टिविटी का टोटल रिजल्ट देखो, 310 प्लस में 114, 424। 424 में से 3,04,000 माइनस कर दो, कितना बच गया? 1,20,000। कितना बच गया? 1,20,000। यानी कि तीनों एक्टिविटी का टोटल कैश इनफ्लो कितने का है? 120। यहां पे लिखो टोटल कैश
इनफ्लो 120, टोटल कैश इनफ्लो कितने का है 120, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, फिर ये दिखाओ कि भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगिनिंग कितना था। यहां पे लिखा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। शुरू में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितने का था, चेक करो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टार्टिंग में कितना दे रखा है। तो एक तो आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड बैंक है, 50,000 के करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक का बैलेंस है 44, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगिनिंग कितना हो गया 50 प्लस 44 यानी कि 94,000। स्टार्टिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 94 था, 120 आपको रिसीव हुआ, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड कितना होना चाहिए 240। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड कितना होना चाहिए 240। और आप चेक भी कर सकते हो, करंट इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर था 30 का, कैश एंड बैंक बैलेंस है 184, 30 प्लस 184 30,000 प्लस 184 टोटल कितना होता है 2,14,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका क्या है, क्लियर बेटा। इस तरीके से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो देखो डियर, ये क्वेश्चंस आपका हो चुका है। अब देखो आगे के क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन से, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करके देखिए, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।